हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं। अकाउंट से कुछ बेसिक टर्म्स जो हमारे अकाउंट्स के लिए, अगर ये नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा। ये हमारे लिए मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। तो आइए इसमें बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं आज चैप्टर में क्या क्या टर्म हमें पढ़ने हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म में और कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स तैयार किए हैं जिसमें डेफिनेशन भी है, टाइप्स क्या है, उसके की पॉइंट्स क्या है और प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है और देसी तरीके क्या हैं कि हम उसको किस तरीके से सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है एंटिटी का, कि एंटिटी क्या है। लिखा मीनिंग एन एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। आपको पहले ये नहीं देखना। देखो एंटिटी का मतलब हो गया कोई दुकान, कोई बिजनेस, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी का मतलब क्या हुआ, जब एक बिजनेस हम खड़ा करते हैं तो उसमें हमें करना क्या पड़ता है। जैसे बिजनेस मान लो खड़ा कर रहे हैं, सबसे पहले लैंड खरीदो, बिल्डिंग है, उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद उसमें चेयर है, लाइटिंग वगैरह काम है, सब कुछ। तो ये सारा कुछ यूनाइट करके मैंने एक बिजनेस तैयार कर दिया और उसको मैंने एक नाम दे दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। इसीलिए बोला एंटिटी इन इकोनॉमिक यूनिट। क्या है एक यूनिट, यूनिट का मतलब यूनाइट किया गया, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया गया है। अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पर्पस। सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब ये बोल रहा है कि ये हमारा जो एंटिटी है, ये हमारा जो बिजनेस है ना, ये अलग है और इसके जो ऑनर है, बिजनेस करने वाले हैं, इन दोनों को मुझे अलग अलग मानना है। ठीक है, हमें ये मानना है कि इसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, जो ये काम करेगा वो अपने लिए करेगा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद क्लासिफिकेशन में देखते हैं क्या है कि जो बिजनेस एंटिटी होती है ना, दो टाइप की एंटिटी होती है। बिजनेस एंटिटी होती है, नॉन बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी का मतलब है जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई गई है। जैसे मैंने एक दुकान खोली तो मैं किसके लिए कमाऊंगा, प्रॉफिट बनाने के लिए, कि मुझे पैसा मिले ताकि हम क्या कर सकें, अपनी दिनचर्या चला सकें। और अगर मैंने एक एनजीओ बना दिया तो एनजीओ में हम क्या करते हैं, सेवा देते हैं। ठीक है, अगर मैंने कमाई करने के लिए अगर मैंने कोई दुकान या शॉप ओपन की हुई है या कोई बिजनेस खड़ा किया हुआ है तो हमारी होती बिजनेस एंटिटी। अगर मैंने सेवा करने के लिए कोई बिजनेस एंटिटी खड़ी की, जैसे एनजीओ हो गया सेवा करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी। तो ये क्या फॉर्म होती है, टू प्रोवाइड सर्विस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये सर्विस के लिए होती है, प्रॉफिट के लिए नहीं होती। बस एग्जांपल देखना, गारमेंट शॉप है, ये प्रॉफिट के लिए, तो इसको हम बिजनेस एंटिटी बोलेंगे। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी बिजनेस एंटिटी। टाटा मोटर्स है, ये भी बिजनेस एंटिटी होता है। ये नॉन बिजनेस एंटिटी होता है। क्यों, क्योंकि चैरिटेबल हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें सेवा का मतलब उसमें काम क्या होता है कि हम सेवा करेंगे। इसके बाद अगर मुझे एग्जाम के टिप्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम क्या देखेंगे, बिजनेस एंटिटी में दो, एक प्रॉफिट मोटिव होता है और नॉन बिजनेस एंटिटी में क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, मोटिव का मतलब मेरा काम है। यही इतना ही सारा आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सेकेंड टॉपिक में आते हैं, क्या है हमारा, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। देखो ट्रांजेक्शन का मतलब तो होता है लेन देन, मतलब कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है। ठीक है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है, हम कुछ दे रहे हैं उसके बदले मुझे कुछ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब कह रहा है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ऑफ ए बिजनेस विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। ये सिंपल डेफिनेशन में लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब क्या हुआ, मैंने कुछ दिया और मैंने कुछ लिया, और वो जितने का दिया उतना ही पैसा लिया। हो सकता है कि मैंने 15 रुपए का सामान दिया, 50,000 रुपए की मैंने एक मशीन किसी को दे दी और मैंने उससे 50,000 रुपए ले लिए। इसका मतलब जो काम आप कर रहे हो वो मेजरेबल होना चाहिए पैसे के टर्म में, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितने रुपए का सामान दिया। ऐसा नहीं है कि पहले पहले बार्टर सिस्टम चलता था तो वहां पता नहीं चलता था। लोग क्या करते थे, जैसे छोटे छोटे जब हम लोग रहते थे तो देखो, अगर भैया के पास आइसक्रीम है, मेरे पास क्या चॉकलेट या लॉलीपॉप रहती थी, हम बोलते भैया एक आइसक्रीम दे दो, एक ये ले लो। इसका मतलब वहां हमें पता नहीं था कि हम कितने रुपए की ये है, हम मेजर नहीं कर पा रहे थे चीजों को, हम एक्सचेंज कर रहे थे बस। यहां एक्सचेंज में मनी मेजरमेंट होना जरूरी है, पता होना चाहिए कि ये है कितने रुपए का जो मैं सामान इनको दे रहा हूं, और जो सामने वाला मुझे सामान दे रहा है वो भी कितने रुपए का है। तो यहां पे हमें यही चीज पढ़ना है कि वो इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है, मैं एक काम कर रहा हूं जिसमें विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो यहां फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने का मतलब, जैसे मान लो मैंने बोला कि चलो यार हम गुड्स खरीदते हैं। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पहले मेरे पास जितना स्टॉक था, पहले मेरे पास 50,000 का स्टॉक था, अब मैंने 10,000 का सामान और खरीद लिया तो मेरे पास कितने का स्टॉक हो जाएगा, 60,000 का। मेरी पोजीशन चेंज हो गई कि नहीं, पहले 50,000 का सामान तब कितने का हो गया, 60,000 रुपए का। वही ये कहता है कि जो एक्टिविटी से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए, सामान चेंज हो जाए, पैसा चेंज हो जाए, ऑनर का पैसा चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन।
टाइप क्या होता है, एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होता है और एक इंटरनल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर वालों से, मैंने बाहर वालों से ट्रांजेक्शन कर लिया, कुछ दिया और कुछ लिया, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। बिटवीन इंडिपेंडेंट पार्टी होती है, इंडिपेंडेंट का मतलब हमसे अलग पार्टी हो गई, उससे मैंने ट्रांजेक्शन कर लिया। इंटरनल का मतलब होता है बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस के अंदर वाले का एग्जांपल कैसे हो, अब मैं एक एसेट लेके आता हूं, मैंने एक मशीन ली, अब वो मशीन हमारे यहाँ, मशीन चलो छोड़ो, फ्रिज ले लेते हैं, हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, फ्रिज, हम फ्रिज लेकर आए, अब उस फ्रिज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना। बिजनेस में जब यही चीज, यही सामान आता है, मान लो बिजनेस में फ्रिज आया, बिजनेस ने उसको यूज किया, तो यूज करने पे बिजनेस कहता है हम इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए भी ट्रांजेक्शन, इसके लिए भी एंट्री बनाता है वो कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जब आगे जाओगे ना तो पढ़ोगे आप, तो इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनल ट्रांजैक्शन। ये बाहर से नहीं हुआ, ये अंदर ही एडजस्टमेंट चल रही है, हमारे बिजनेस के अंदर ही चल रहा है कि जो बिजनेस में एसेट मैं खरीद के लाया था, चाहे वो लैंड, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीनरी हो, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लैंड पे हमेशा एप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू बढ़ती है, बाकी चीजों की वैल्यू क्या होती है, घटती रहती है। इसमें एग्जांपल क्या देख लेंगे, जैसे हमने परचेज किया गुड्स फॉर कैश, मतलब सामान लिया पैसे दिए, सेल किया गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब सामान दे दिया अभी पैसे नहीं मिले, वो भी ट्रांजैक्शन ही, बाद में मिल जाएंगे। पेमेंट ऑफ सैलरी, हमने किसी से काम करवाया और हमने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी। टेकिंग अ बैंक लोन, हमने किसी से लोन ले लिया, हमने बैंक से लोन ले लिया, पैसे लिए, अब उसका बाद में रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। वो सारे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जाम के टिप के अकॉर्डिंग क्या करना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नॉर्मली हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। इसका मतलब क्या कहता है कि देखो, डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये जर्नल वाले चैप्टर में आप जाके पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है मुझे क्या मिला और मैंने क्या दिया, या मैंने दिया बाद में मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिलना चाहिए, चाहे वो आज मिले, चाहे वो कल मिले, चाहे वो परसों मिले, या नहीं भी मिल रहा है तो भी हमें उसको रिकॉर्ड करना रहता है। तो इसका मतलब क्या, वो आना और जाना देखते हैं, कब आया, अभी आ सकता है, फ्यूचर में आ सकता है, हो सकता है जाने वाली चीज अभी चली जाए, हो सकता है जाने वाली चीज बाद में चली जाए, वो सारी चीजें हमें ट्रांजैक्शन में देखने। लेकिन दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब अगर मैंने किसी को 20,000 रुपए का सामान मान लो दे दिया, अब 20,000 का सामान तो मैंने दिया, तो मेरे पास केवल 18,000 रुपए, 2,000 का उसने मुझसे डिस्काउंट ले लिया, तो दोनों डेबिट्स में ही रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जितना आया जितना नहीं आया मिला के कितना गया, वो सारा कुछ हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा क्या है, इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, मान लो कि मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए, कल दिए थे 500 रुपए, आज दिए मेरे पापा ने मुझे 1,000 रुपए, टोटल कितना हो गया, 1,500। मैंने उसमें से 300 रुपए खर्च कर दिए, कितना बचा, 1,200। ये जो पापा ने मुझे पैसे दिए ना, ये ट्रांजेक्शन है, मतलब कल भी दिए, कल भी ट्रांजेक्शन हुआ, आज भी मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए, आज भी ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने उसमें से 300 रुपए ले जाके खर्च कर दिए कहीं, वो भी ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि जब मैं खर्च करूंगा, पैसे किसी दुकान वाले को दूंगा, तो मान लो मेला गया था घूमने, मेले में, अब मेले में गया घूमने, तो मेले में हमने सामान खरीद लिया, या झूले में, झूला होता है ना जहां पे हम झूलते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमने पैसे खर्च कर दिए, तो हमें सर्विस मिली, हमें कोई चीज मिल रही है, हमने पैसे दे दिए, वो भी ट्रांजेक्शन है। लेकिन जब इसका हिसाब लगाते हैं कि पैसा कितना बचा हुआ है, वो इवेंट है। वो क्या है, इवेंट। कभी कभी हम देखो हमारे यहां आग लग जाती है, ठीक है, वो भी इवेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम कैश देखते हैं कि भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा बचा हुआ है, तो जितना पैसा बचा हुआ जब निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इवेंट। तो ये हम कर क्या रहे हैं, पूरे ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हमने किया उसका एक रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हुआ क्या। तो इसीलिए बोला जाता है द कंसिक्वेंसेस एंड द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स। कैसे, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल, सेल किया वो ट्रांजेक्शन है, उसके लिए हमने कुछ खरीदा होगा वो ट्रांजेक्शन है, लेकिन उससे जो प्रॉफिट आया वो। क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब कितना स्टॉक हमारे यहां बचा हुआ है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। मतलब जैसे मैंने पहले खरीदा 1,000 का सामान, फिर खरीदा 3,000 का, उसमें से 2,000 का मैंने क्या कर दिया, बेच दिया, तो 4,000 खरीदा, अब कितने बचे हुए, 2,000, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इवेंट हो गया। मतलब जहां पे आपको ये लग रहा है कि वो कैलकुलेट करके कुछ निकाल रहा है, कितना बचा हुआ चीज है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स। डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग द एसेट वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दे, मान लो हमने एसेट खरीदी थी 10,000 की और हमने कह दिया यूज कर लिया मैंने 2,000 का, तो कितने की एसेट बची हुई है, 8,000 की। ये जब निकालेंगे ये रिजल्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन का जब हम रिजल्ट निकालते हैं कि वो कितना बचा हुआ है मेरे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। अकाउंट में क्या होता है, देखो अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का सिंपल मतलब देखो, अकाउंट में अगर आप पढ़ने ये जाओगे ना
एक्सपेंसेस। तो ये क्या कह रहा है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। देखो कितना सारा कुछ, सिंपल वर्ड। हर एक आदमी का, हर एक सामान का जब एक अलग अलग डिटेल बनाया जाता है उसी को हम अकाउंट बोलते हैं। जैसे अब बिजनेस ने पांच लोगों के साथ ट्रांजेक्शन किया, एक राम के साथ, मोहन के साथ, शिवम के साथ, अनुज के साथ, किसी और के साथ, ठीक है। एक किसी लड़की का नाम ले लेते हैं, ठीक है, प्रिया के साथ। अब ये 5 लोगों के साथ बिजनेस ने ट्रांजेक्शन किया तो इन पांचों का इकट्ठा नहीं बनाएगी, राम का अलग बनाएगी, कितना लेना है कितना देना है, ठीक है। अमन का अलग बनाएगी, कितना लेना है कितना देना है। प्रिया का अलग बनाएगी, कितना लेना है कितना देना है। और कोई सामान लिया, मशीन लिया, फर्नीचर लिया, कैश आया, इन सब का जब वो अलग अलग हिसाब बनाती है, उसकी अलग डायरी बनाने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। तो अकाउंट में सिंपली क्या होता है, एवरी अकाउंट हैज टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ये मैं पहले बताया, ट्रांजैक्शन के 2 फेज होते हैं, क्या लिया और क्या दिया। तो सेम अब देखो, कैश अकाउंट एग्जांपल में समझो। कैश अकाउंट मतलब कितना पैसा आया कितना पैसा गया। राम अकाउंट मतलब राम से कितना लेना है, राम को कितना देना है। मशीनरी अकाउंट मतलब कितने की मशीन आई, कितने की यूज हुई, अब कितने की बेच दी मैंने। सैलरी अकाउंट का मतलब कितने का काम करवाया, कितना उसको पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जब हर एक चीज का अलग अलग पूरा हिसाब बनाते हैं उसको। अब डायरी में पूरा पेज बना लो, कितनी डायरी में पेज होते, बहुत सारे पेज होते, सब में अलग अलग लिख लो। राम का अलग लिख लो, मोहन का अलग लिख लो, श्याम का अलग लिख लो, मशीन का अलग लिख लो। उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। एन अकाउंट इज कॉमनली शोन इन टी शेप। कितने किस शेप में होता है, टी शेप में। टी शेप मतलब ऐसे होता है अमाउंट में, मतलब इधर होता है डेबिट साइड और इधर क्या होता है, क्रेडिट साइड। मतलब इधर हम आने वाला सारा चीज, इधर जाने वाला। यहां तक अकाउंट तक क्लियर है। अब आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल दरअसल क्या होता है, जैसे ये बिजनेस है। अब बिजनेस में ऑनर बहुत सारी चीज लगाता है। देखो पैसा भी लगा सकता है, गुड्स भी लगा सकता है, कुछ एसेट अपनी बिल्डिंग वगैरह भी लगा सकता है। तो जितने अमाउंट का इसने सामान लगाया हुआ ना, सामान पैसा सब मिला करके, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन तो बिजनेस फॉर्म कैश, गुड्स एंड अदर एसेट। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पैसा लगाया। अमाउंट से हम पता क्या समझ लेते हैं, अमाउंट से हमें लगता है नहीं भाई वो कैश लगाया होगा। कैश नहीं, चाहे वो कैश लगाए, चाहे वो गुड्स लगाए, जिस चीज का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो एसेट लगा दे, वो टोटल कर मिला करके हम जो अमाउंट देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। जैसे ऑनर इंट्रोड्यूस 5 लाख कैश, ऑनर इंट्रोड्यूस फर्नीचर वर्थ ₹2 लाख, ऑनर इंट्रोड्यूस वर्थ स्टॉक 1 लाख का, ऑनर कंट्रीब्यूट अ बिजनेस एसेट। तो ये सारा चीज मिला के 5 2 7 1 8, कितने लाख का, 8 लाख का। तो हम कैपिटल कितनी मानेंगे, कितना लगाया उसने, 8 लाख। कैपिटल वर्ड जो होता है वो ऑनर के नाम की जगह यूज करते हैं। जैसे ऑनर का नेम, ऑनर ने लगाया तो उसका नाम तो लिखना पड़ेगा कि भाई ऑनर ने इतना पैसा लगाया, तो उसकी जगह हम लगा देते हैं, वर्ड लिख देते हैं कैपिटल। ये होता है एक्चुअल। अब इसी तरह ड्राइंग इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम टिप के हिसाब से देखूं कैपिटल निकालना कैसे है, तो उसको बोलते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी। जितना हमारे यहाँ बिजनेस में सामान है और जितना मुझे बाहर वालों को पेड करना है, तो अगर मेरे पास सामान है मान लो 10 लाख का और मुझे बाहर वालों को पेड करना है 2 लाख, इसका मतलब इस 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए बाहर वालों से पैसे से आए हैं और बाकी 8 लाख रुपए किसने लगा दिए, ऑनर ने। तो ये 8 लाख बच गया, एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग में ये बोलता है कि जितना कैश और गुड्स ऑनर निकाल के लेके चला गया उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे उसे, ड्राइंग्स। तो इसमें क्या होता है, जब लगाता है, जब ये पैसा निकालता है ना, तो इसी के नाम की जगह हम एक वर्ड लिखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। इसने इतना पैसा निकाल लिया। तो ड्राइंग्स का मतलब होता है कि ऑनर ने इतना पैसा या इतना सामान ले गए हैं, उसका अमाउंट निकाल लेते हैं। चलो 10,000 कैश विड्रॉन फ्रॉम होम एक्सपेंसेस, घर के लिए। अब इसमें ऐसे बताएगा, अपनी बेटी की बीमारी के लिए दे दिया पैसे, वो भी ड्राइंग है। वो बोल देगा अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीद दी, वो भी ड्राइंग है। अपनी पॉलिसी ले ली, अपनी खुद की, बिजनेस की नहीं, अपनी खुद की पॉलिसी ऑनर ने ले ली, ड्राइंग्स है। वो अपने लिए पैसे ले, अपनी मम्मी के इलाज के लिए पैसे ले जा रहा है, ड्राइंग्स है, ठीक है। उसने सामान लिया, मान लो वो फ्रिज, मान लो वो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कर रहा है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सब लाता है बिजनेस में, बेचता है। तो अगर वो अपने घर वहां से उठा के ले गया तो वो ड्राइंग्स है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी होता है अमाउंट टू पे, प्रीपे। मतलब जो अमाउंट हमें पे करना होता है, एन अमाउंट विच द ऑब्लिगेशन इज ऑब्लाइज टू पे थ्रू आउटसाइडर इन अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन टू द ऑनर। इसका मतलब क्या बोलता है, यहां पे तो बहुत अलग अलग चीजें लिखी, सिंपल वर्ड का मतलब होता है ऑनर को और बाहर वालों को जितना बिजनेस को पेमेंट करना है वही हमारे लिए लायबिलिटी। किसी भी तरीके से आपने किसी इंप्लॉय को बुला के काम करवाया, आपने उसके पैसे नहीं दिए, लायबिलिटी। मैंने किसी को, अपने इंप्लॉय को एडवांस पैसे, अब किसी से हमने एडवांस पैसे ले लिए, हमने उसको सर्विस नहीं दी, लायबिलिटी। मैंने किसी से एडवांस पैसे ले लिए, मैंने उसको सर्विस नहीं दी, लायबिलिटी।
मुझे देना है, पे करना है। कल मैं अगर उसको सर्विस नहीं दूं, मान लो मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उससे पैसे ले लिए, मैंने कहा आपको मैं सामान दूंगा, ठीक है, कोई भी सामान, मान लो एसी समझ लेता हूं, मैंने उससे पैसे पहले ले लिए। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुझे उसको एसी देना पड़ेगा। अगर मैं उसको एसी नहीं दूंगा तो तुम सोच के बताओ, उसके पैसे वापस, वो अपने पैसे लेने आ जाएगा कि नहीं? तुरंत बोलेगा भाई मेरे पैसे वापस कर दो। तो अगर यहां पे कह रहा है कि केवल पैसे से मतलब नहीं, लायबिलिटी का मतलब में पैसे समझ लेते हैं हम लोग। लायबिलिटी का मतलब है कि जो भी चीज आपको देना है, किसको? या तो ऑनर को देना है या तो आउटसाइडर। ऑनर को देना तो उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि वो ऑनर का ही बिजनेस है, इसलिए उसको इंटरनल लायबिलिटी बोला जाता है। बाहर वालों का ये बिजनेस नहीं है, इससे बिजनेस से बाहर वालों को ज्यादा मतलब नहीं है, केवल सामान लेने देने से मतलब है, ठीक है, इसलिए उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। यहां पे एक्सटर्नल का मतलब ये हुआ कि आपने, मान लो मैंने उस मतलब बंदे से पैसे ले लिए, मैंने उससे वादा किया था मैं तुझे एसी दूंगा, अब मैंने उसे एसी नहीं दिया, तो क्या है? अगर मैं उसे एसी नहीं दूंगा तो कल वो मेरे पास आ जाएगा, भाई मेरे पैसे वापस कर दो। ऐसा होता है, हम लोग किसी को जाके पैसे दे देते हैं और उससे बोलते हैं सामान ठीक है भाई कल मुझे दे देना, वो बोलता है सामान बाद में दे देंगे, नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? चढ़ जाएंगे ना उसके ऊपर कि भाई चलो पैसे वापस करो। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी का मतलब ये नहीं होता केवल पैसे देना। लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई सामान देना बाकी है, आपको कोई सर्विस देना बाकी है, अगर आपको कोई पैसे देना बाकी है, आपने बैंक से लोन लिया था वो पैसे वापस करने बाकी हैं, सब कुछ लायबिलिटी में आता है। इवन ऑनर का पैसा वापस करना है, ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि एंटिटी में कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी अमाउंट बिजनेस लेता है उसको लायबिलिटी मानता है, चाहे वो ऑनर से ही क्यों ना हो, ठीक है। बस ऑनर की लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो यहां पे देखो इंटरनल लायबिलिटी में क्या कह रहा है? कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो किसको देना है? ऑनर को देना है। तो ऑनर को जो भी पैसे देने सब इंटरनल लायबिलिटी, बाकी ऑनर को छोड़ के जिसको बाहर वालों को देना है, चाहे वो क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं पता है? जब हम सामान खरीदते हैं ना, गुड्स, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे होते हैं, मान लो मेरी एक कपड़े की दुकान है, अब कपड़े की दुकान है तो मैं गया किसी के पास, भाई मुझे बेचना है कपड़े, तो मैं किसी ना किसी से तो खरीदूंगा दूसरे बिजनेस वालों से, तो मैंने उससे खरीदे कपड़े, और कपड़े खरीदने पर मेरे से कहते कि भाई रुक जा, मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा 1 महीने बाद, 2 महीने, ये बिजनेस वालों में चलता रहता आपस में, तो 2 महीने बाद वो क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, उस पर्सन को क्रेडिटर। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? बैंक हमें लिमिट दे देता है, बैंक कहता है एक काम करो, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, मैं आपके अकाउंट में भले ही 10,000 है, मैं आपको एक्स्ट्रा 5,000 की लिमिट दे देता हूं, आप 5,000 निकालो। अब देखो 10,000 तो मेरे थे, 5,000 किसके थे? बैंक के। अब वो बैंक वाले ने मुझे निकालने की परमिशन दे दी, लेकिन वो मुझे क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा, वो भी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल क्या होता है? बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे अब मैंने मान लो किसी से सामान खरीदे, मुझे उसको पैसे देने, मुझे उसको क्या देने हैं? पैसे। जब सामान मैं खरीदता हूं तो सामने वाले से मैं क्या लेता हूं? बिल। सामने वाला बिल कौन बनाता है? बिल हमेशा वो बनाता है जो सामान बेच रहा होता है, जो सेलर होता है वो बिल बनाता है हमेशा। तुम कभी भी कपड़े लेने जाओ, दुकान वाला बिल बना के देता है, ऐसा नहीं कि मैं कपड़े खरीद रहा हूं तो मैं ही बिल बना के तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, दुकान वाले को, लो भाई मैंने इतने के रुपए कपड़े खरीदे, दुकान वाला देता है, सेलर देता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब पता क्या होता है? वो अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए सामान के बदले में, तो वो मुझसे साइन करवा लेगा उसी बिल पे, और साइन करवा के बोलेगा अब बिल लाओ मेरे पास रख दो, ये उसके लिए प्रूफ होगा। इसको बोलते हैं बिल्स पेबल। क्या बोलते हैं इसको? बिल्स पेबल। अगर उसने मुझसे बिल पे साइन नहीं करवाया, इसका मतलब वो मुझ पे भरोसा कर रहा है, उसको उस केस में हम क्या नाम लिखेंगे? क्रेडिटर। फिर कहता है इसमें 2 तरीके की लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी मतलब समझ लो, मैंने किसी सर्विस ले ली, मैंने एक लेबर को बुलाया, अपने यहां काम करवाया, ठीक है। गांव में देखो अक्सर खेती होती में होता रहता है, लोग आते रहते हैं, काम करते हैं। जब वो लोग आके काम कर गए खेती में, ठीक है, कटाई वगैरह करते रहे, ठीक है, इस समय मान लो बारिश का मौसम चल रहा है तो रोपा वगैरह लगाते रहते हैं। अब उनको डेली पेमेंट नहीं करते हम, वो काम कर चुके हैं, पैसा हम बाद में देते हैं, तो वही जो पैसा बाद में देते हैं उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब अभी नहीं दिया, बाद में पैसे देंगे। अब इसमें लोन में एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और एक होती है करंट लायबिलिटी, जो हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी मतलब जिसको पेमेंट एक साल के अंदर करनी पड़े, जो पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर करनी पड़ेगी वो करंट लायबिलिटी है, और जो पेमेंट मुझे 1 साल बाद करनी पड़ेगी, चाहे दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, कभी भी, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये नॉन करंट को लॉन्ग टर्म बोला जाता है और करंट लायबिलिटी को हमेशा शॉर्ट टर्म बोला जाता है। करंट लायबिलिटी का हमेशा होती है 1 ईयर। बैंक लोन आता है, क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। लायबिलिटी निकालना हो तो एसेट माइनस कैपिटल कर दो। क्यों किया जाता है बता रहा हूं भाई। 10 लाख रुपए का हमारे पास एसेट है बिजनेस के पास, बिजनेस कहता है, बिजनेस से कहता है इसमें से 7 लाख रुपए तो ऑनर नहीं लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस 10 लाख के एसेट में 7 लाख रुपए तो ऑनर ने लगा दिए, तो ऑनर का पैसा क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल। और ये क्या है हमारे पास? एसेट। बिजनेस कहता है हमारे पास इतने का सामान है। जब 7 लाख रुपए ऑनर, तो मतलब 3 लाख रुपए कहीं बाहर से लगे होंगे ना, उधार वाले, ये कैसे हैं? उधार, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपए। इस तरीके से करना है।
एसेट क्या होता है? एसेट कहता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज कंट्रोल ऑन्ड बाय द बिजनेस विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मैं आपको सिंपल टर्म बताता हूँ एसेट क्या होता है। एसेट का मतलब होता है जिसका बिजनेस को फायदा मिले आगे चल के, या अगर उसको बेचे तो पैसे मिल जाए, बात खत्म। यही है एसेट। एसेट का मतलब, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे लैंड है हमारे पास, मान लो हमने एक दुकान खोली, अब वो दुकान अगर मुझे नहीं चलानी तो मैं उसको बेचूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। एसेट का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज रखा हुआ है जिसका या तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप उसको यूज कर रहे हो अच्छे तरीके से, आगे चल के यूज करोगे, ठीक है। बेनिफिट मिलने का मतलब आप उसको आगे चल के यूज करोगे, या तो उसको बेचोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, वही आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेट। तो एसेट कहता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब जो चीज हमारे पास है, कंट्रोल ऑन्ड बाय द बिजनेस, कंट्रोल एंड ऑन्ड मतलब वो किसके पास है? बिजनेस के पास है। विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब जिसमें उसको अच्छे तरीके से बेनिफिट मिलेगा, वो कुछ गुड्स बना पाएगा, ठीक है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगा, उसको वहां से पैसे कमाने के को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। एसेट भी क्या होते हैं? नॉन करेंट एसेट होते हैं और करंट एसेट। नॉन करेंट और करंट एसेट में क्या होता है? नॉन करेंट एसेट का मतलब होता है जो लंबे समय के लिए, अब बिल्डिंग खरीदी तो एक साल के लिए तो खरीदेंगे नहीं, अब लैंड खरीदा तो भी एक साल के लिए नहीं खरीदेंगे, मशीनरी खरीदी तो एक साल के लिए नहीं खरीदेंगे, तो जो लंबे समय के लिए हम खर्चा करते हैं, लंबे समय के लिए चीजें खरीद लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेट। जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कि अब देखो, जैसे अगर मैं 3-4 साल एसी खरीदा तो मैं उसको 4-5 साल यूज करूंगा, फिर वो जो कबाड़ की तरह बच जाएगा ना, फिर उसको मैं सेल करूंगा, बेचूंगा, उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं किसी चीज का, तो मैं उसको एक साल तक रखूंगा नहीं, अभी बेचूंगा और चाहूंगा जल्द से जल्द, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, इसलिए जो स्टॉक होता है हमारे पास उसको बोलते हैं करंट एसेट, ठीक है। डेटर से मुझे पैसे आने, मैंने सामान बेचा था, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, अब मैं एक साल बाद इंतजार नहीं करूंगा 2-3 साल, उससे 2-3 महीने के अंदर पैसे ले लूंगा, हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 15 दिन के अंदर ही पैसे ले लूं, वो सब क्या हो जाएंगे? एसेट। एसेट का मतलब होता है जहां से मुझे पैसे आ सके। आप समझ लो, मैंने किसी को गुड्स बेचा, मुझे पैसे नहीं मिले, वहां से मुझे पैसे आ सकते हैं फ्यूचर में, वो भी एसेट है। मैंने किसी को सर्विस दी, मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे वहां से मुझे पैसे मिल सकते हैं, वो भी है मेरे लिए एसेट, ठीक है। मैंने किसी को पैसे एडवांस में दे दिए लेकिन उसने मुझे अभी सर्विस नहीं दी, वो भी मेरे लिए एसेट है। सर्विस का मिलना आगे चल के, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है? एसेट है। मतलब बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए या कैश मुझे मिलना चाहिए, अगर दोनों चीज ध्यान में रखोगे तो एसेट का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है? नॉन करंट एसेट होता है जो लंबे समय के लिए होता है, करंट एसेट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर मैंने किसी को मान लो सर्विस देने के लिए पैसे दे दिए, ठीक है, अगर मैंने सर्विस के लिए पैसे दे दिए, एक इंप्लॉय को मैंने एडवांस दे दिया, तो मैं उसे 1 साल के अंदर ले लूंगा सर्विस की? नहीं ले लूंगा ना 1 साल के अंदर सर्विस, कि चलो भाई आपने एडवांस लिया था, इसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं इसको? प्रीपेड। तो 1 साल की सर्विस है, उसको बोलेंगे करंट एसेट। कैश और बैंक का बैलेंस कर सकते हैं, मशीनरी है, स्टॉक है और डेटर। डेटर वो पर्सन होता है, जैसे मैंने किसी को गुड्स बेच दिया तो मैं 1-2 साल का इंतजार नहीं करूंगा, मैं उससे कहूँ भाई 15 दिन 20 दिन में पैसे दे दो। आप कपड़े लाते हो किसी पहचान वाली दुकान से, फोन लगाना स्टार्ट कर देता आपको 10 दिन बाद, कहता है भाई पैसे दे दो, ठीक है, उसको हम सब क्या बोलेंगे? करंट एसेट। आइए, नॉन करंट एसेट मैंने बता दिया, एसेट हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज एंड बिजनेस एंड नॉट नॉर्मली मीन फॉर सेल, मतलब जो बेचने के लिए नहीं लाते, जिसको यूज करने के लिए लाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। इंक्लूड फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, बताए थे, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, इसको हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट में भी दो होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल है। लैंड एंड बिल्डिंग को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इनटेंजिबल होते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कंप्यूटर में पड़ा हुआ सॉफ्टवेयर, टच कर सकते हो क्या? नहीं। फील कर सकते हो, चला सकते हो, महसूस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसे टच नहीं कर सकते। क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई चीज है जिसको तुम देख सकते हो? नहीं। उसके फंक्शन को यूज कर सकते हो, लेकिन वो कोई चीज नहीं जिसे देखा जा सके या टच किया जा सके, इसलिए वो कैसा हो गया? इनटेंजिबल इन नेचर हो गया। तो देखो, जो टेंजिबल होता है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है उसको हम टच कर सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल। इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? बट कैपेबल प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जिसको विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। गुडविल, मेरी कितनी रेपुटेशन है, देख सकते हो कहां रखी है रेपुटेशन हमारी? कभी देख सकते हो सामने वो रेपुटेशन रखी हुई है 5 किलो की? नहीं देख सकते। लेकिन मैं देख सकता हूं फर्नीचर कितना है, उसे तौल भी सकता हूं कि वो 5 किलो की है। कोई सामान हमारे पास रखा है, उसे उसका वेट कर सकता हूं मैं। गुडविल का वेट क्या करोगे? गुडविल सामने कोई दिखाई नहीं देता, केवल उसे फील कर सकते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क या सॉफ्टवेयर, ठीक है। पेटेंट वगैरह क्या होता है? कभी कोई फॉर्मूला बनाया, उसको रजिस्टर्ड करवा लिया। पेटेंट का मतलब कोई टेक्निक,
कोई तरीका जो आपने पेटेंट कि भाई इसको मेरे अलावा कोई यूज नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। इंटेंजिबल का क्या है? कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, उसको हम इंटेंजिबल। अब आता है करंट एसेट। करंट एसेट मैंने बताया था एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, सोल्ड या कंज्यूम्ड इन कैश ड्यूरिंग अ नॉर्मल ऑपरेटिंग पीरियड। अच्छा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहां पे एक वर्ड लिखा ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल पता है क्या होता है? गुड्स जब बना रहे हो वहां से पूरा फिर से उसको कैश में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। पहले गुड्स बनाया, पहले वो रॉ मटेरियल था, फिर रॉ मटेरियल से वर्किंग प्रोग्रेस में गया। वर्किंग प्रोग्रेस मतलब काम पे लगाया रॉ मटेरियल को बनाने में गुड्स, फिर गुड्स तैयार हो गए तो उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। फिर उसको उधार में बेचा, ठीक है, क्रेडिट पे उधार पे बेचा जिसको हम डेटर बोलते हैं। फिर उस डेटर ने मुझे पैसे दिए, कैश आया, फिर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। ये जो साइकिल चलती रहती है ना, गुड्स बनाने से लेके उसको बेचकर उसके पैसे आने तक की, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। तो वही कह रहा है कि एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो भी पैसा, जो भी पैसा हमारे पास आ जाएगा चीजों को बेच करके, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। टाइप एंड क्लासिफिकेशन में जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, सब करंट एसेट है, ये चेंज होते रहते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? जैसे मैंने किसी को सामान बेचा, ठीक है, मैंने गुड्स बेचा, मेरा फर्नीचर का काम है, मैंने किसी को फर्नीचर बेच दिया। अब मैंने फर्नीचर बेचा तो वहां से मुझे उससे पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है, तो मैंने बिल बनाया, उसकी साइन करवा के अपने पास रख लिया। अब उस बिल पे मुझे पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। भरोसा है तो डेटर नाम से लिख देंगे। क्या नाम से लिख देंगे? डेटर, कि चलो ये बंदे से मुझे पैसे लेने हैं। कैश, बैंक बैलेंसेस, डेटर, स्टॉक एंड इन्वेंट्री, ये सब किस में आते हैं? करंट एसेट में आ गए। यहां के बाद अब आते हैं, फिक्टिशियस एसेट होता है और नॉमिनल एसेट होता है। फिक्टिशियस एसेट का क्या मतलब होता है? देखो, फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है जो एक्चुअल में एसेट तो है नहीं, लेकिन उसका काम एसेट जैसा होता है। मतलब समझ में नहीं आया? अब देखो होता क्या है, जब हम हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे मैंने किसी एक्टर को बुलवा के अपनी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करा दिया, ठीक है, अब उसमें बहुत सारा पैसा लग जाएगा। अब इतना पैसा लग गया कि उस खर्चे का बेनिफिट मुझे, उसका फायदा मुझे 3-4 साल तक तो मिलेगा। इतने बड़े एक्टर हैं, उसका फायदा मुझे 3-4 साल। क्यों ना मैं उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊं? क्यों मैं उस खर्चे को 1 साल में दिखा दूं? क्या उस खर्चे, क्या उसको वो मैंने 1 साल के लिए खर्चा किया कि 4-5 साल के लिए? तो देखो, ये तो किसका एसेट होता है? ये तो नेचर होता है नॉन करंट एसेट का, कि भाई एक बार खरीदा, उसको 5-7 साल, एसी खरीदी 10 साल यूज किया, ठीक है, फ्रिज खरीदी 15 साल यूज किया, ठीक, लैंड खरीदा 50 साल यूज किया। इसका भी तो बेनिफिट मुझे 5-7 साल से मिल रहा है, तो क्यों ये हमारे लिए? तो कह रहा है कि ये एक्चुअल में है ही नहीं, बट ये काम करती है किसके जैसा? एसेट के जैसा, नॉन करंट एसेट के जैसा। इसलिए इसको हमने नाम दे दिया फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट। नॉमिनल मतलब है ही नहीं, लेकिन काम फिर भी किसके जैसा कर रही है? एसेट के जैसा। उसको हम क्या बोलते हैं? आइटम विच आर नॉट रियल एसेट, जो रियल एसेट नहीं है, जो एक्चुअल में एसेट तो है ही नहीं। डू नॉट रिप्रेजेंट फ्यूचर इकोनॉमिक रिसोर्सेज बट अंडर ट्रेडिशनल अकाउंट ट्रीटमेंट में बी शोन टेम्परेली ऑन द एसेट साइड अंटिल रिटर्न ऑफ। जब तक उसके खर्चे को हम पूरा खत्म नहीं कर देते, अपनी बुक से हटा नहीं देते पूरा राइट ऑफ करके, तब तक उसे माना जाता है। इसमें क्या क्या आता है? जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस हो गया वो चीज, ठीक है। अंडर राइटिंग ऑफ प्रीमिलियरी, प्रीमिलियरी मतलब जब हमने बिजनेस खड़ा किया, जब हम बिजनेस खड़ा कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो उस समय जो मैंने खर्चे किए स्टार्टिंग में, उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये सारे एग्जांपल्स। अब आते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होता है। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होता है कि देखो, जब मुझे अपने बिजनेस को खड़ा करने में, ठीक है, अपने बिजनेस को खड़ा करने पे या मुझे किसी से लोन ले, देखो ऐसा कोई पैसा मुझे मिल रहा है जो लॉन्ग टर्म नेचर का है। कैसे नेचर का है? लॉन्ग टर्म, जो रेगुलर इनकम नहीं है कि मुझे हर रोज मिल रहा है। जैसे मुझे रेंट हमेशा मिल रहा है, मेरा एक घर था, मुझे रेंट हमेशा मिल रहा है, उसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, कैपिटल नहीं। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जैसे मैंने किसी से लोन ले लिया, मुझे पैसे मिले ना। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे का मिलना, और कैपिटल मतलब जो रोज रोज नहीं मिल रहा है, मैं रोज हर महीने वो काम नहीं कर रहा हूं, हर दिन वो काम नहीं कर रहा हूं, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब जैसे मैं बैंक से लोन लेने गया आज 5 लाख, अब क्या अगले दिन फिर बैंक में पहुंच जाऊं कि मुझे 2 लाख का और लोन दो, फिर तीसरे दिन फिर पहुंच जाऊं या तीसरे महीने फिर पहुंच जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होता। लोन साल 2 साल 4 साल में हम 1-2 बार लेते हैं बैंक से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। अगर मुझे रेंट हर महीने मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट।
तो रिसीप्ट ऑफ अ कैपिटल फाइनेंशियल नेचर जनरली अफेक्टिंग कैपिटल लायबिलिटीज नॉन करेंट एसेट रेदर देन नॉर्मल ऑपरेटिंग रेवेन्यू। नॉर्मल ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि जो मतलब रेगुलर नेचर में नहीं आ रहा है हमारे पास, कभी कभार आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस बाई ऑनर, ऐसा नहीं, ऑनर हर महीने तो कैपिटल पैसा लगा नहीं रहा है। लोन रिसीव फ्रॉम बैंक, हर महीने तो लगा नहीं रहा कैपिटल रिसीव्स, पैसा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं लेकिन रेगुलर वाले नहीं है, इरेगुलर वाले हैं, वो सब कैपिटल रिसीव्स के अंदर। मनी फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, अब शेयर कंपनी कभी कभार इशू करती है, शेयर्स का नाम सुना हो ना, जैसे आईपीओ आ रहा है, कंपनी अपने शेयर्स निकाल रही है, तो ऐसा नहीं कि हर महीने शेयर्स निकाल रही है, हर महीने पैसे जनरेट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स। इसके बाद आते हैं रिवेन्यू रिसीप्ट्स। रिवेन्यू रिसीप्ट्स का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट अराइजिंग फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेटिंग रिकरिंग इनकम जनरेटिव एक्टिविटीज। इसका मतलब जो रेगुलर इनकम जनरेट करे, रेगुलर, अब जैसे मुझे रेगुलर रेंट मिल रहा है, कोई बात नहीं, रिवेन्यू रिसिप्ट। अगर मुझे रेगुलर कमीशन मिल रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट। मैं रेगुलर गुड्स बेच रहा हूं, मुझे पैसे आ रहे हैं, क्योंकि मेरा काम ही क्या है, मेरी फर्नीचर की दुकान है ना, मेरी फर्नीचर की दुकान, तो मैं रेगुलर फर्नीचर बेचूंगा, मेरे पास डेली पैसे आएंगे, किसी दिन चेयर बिकेगी, किसी दिन टेबल बिकेगी, किसी दिन बेड बिकेगा, कुछ भी बिकेगा फर्नीचर का, तो डेली मेरे पास पैसे आते रहेंगे, वो है रिवेन्यू रिसीट्स। कमीशन, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, मैं एजेंट का काम कर रहा हूं, मान लो कि मेरा काम है कि मैं रेगुलर घर मतलब कि घर किसी को रेंट पे दिलवाता हूं, घर सेल करवाता हूं, तो मुझे कमीशन मिलती है उस चीज की, तो वो मेरा रेगुलर काम है ना। मैं तो ये नहीं चाहूँ, देखो हो सकता है कि काम ना चले तो आपको धीरे धीरे करके पैसा मिले, लेकिन वो आपका रेगुलर काम है, वहां से रेगुलर आपको मेन आपका इनकम सोर्स का वही है, वहां से आपको रेगुलर इनकम आ रही, उसको हम क्या बोलते हैं हमेशा, रिवेन्यू रिसीट्स। कमीशन आ गई, सर्विस फीस, एक डॉक्टर बैठा हुआ है तो डॉक्टर रोज पेशेंट को देख रहा है, रोज पैसे ले रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, रिवेन्यू रिसीट है। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीप्ट, अब हमने बैंक में पैसे डाल दिए, हमने डिपॉजिट कर दिया, एफडी, ठीक है, सबने अपने मम्मी पापा से, बहुत लोगों ने अपने मम्मी पापा से सुना होगा, एफडी करा दी, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, अब वो लगातार इंटरेस्ट मुझे मिलता जा रहा है, ठीक है, वो हमारी रेगुलर इनकम बन गई, उसको हम रिकरिंग इनकम बोलते हैं, उसको हम रिवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। इसके बाद आइए एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, आप कोई सर्विस लेने के लिए, आप कोई गुड्स लेने के लिए, आप कोई एसेट खरीदने के लिए, मतलब कोई भी सामान खरीदने के लिए, चाहे वो जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो उसको हम गुड्स बोलते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस नहीं कर रहे हो तो उसको हम एसेट बोलते हैं। या आपने कोई सर्विस ली, किसी से काम करवा लिया, उसके बदले में आपने उसे कुछ भी ट्रांसफर किया हो, पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी, वो सब क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेंडिचर। मतलब जो सामान आपने लिया है उसके बदले में जो भी चीज आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, सब कुछ, इसे लिखा है अब पेमेंट, मतलब पैसे देना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी देना, या लायबिलिटी इनकट करना मतलब अभी नहीं दिया बाद में देंगे, उसको किसके लिए, एक्वायरिंग एसेट गुड्स एंड सर्विस। इन तीन चीजों को पाने के लिए या तो मेरी लायबिलिटी जनरेट हुई, मैंने कहा कि आप मुझे दे दो मैं बाद में दूंगा, या तो मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, या मैंने कुछ पेमेंट कर दिया कैश या चेक के फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। तो समझ में आ गया, मतलब ये तीन चीज पाने के लिए मैंने जो भी पैसा दिया, मैंने जो भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, या मैंने वादा कर दिया कि अभी पैसे नहीं है बाद में देंगे, ये तीनों सिचुएशन मेरे लिए क्या कहलाएगी, एक्सपेंडिचर। ठीक है, टाइप क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, देखो जो बड़े जो लंबे सामान होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कुछ पैसे दे दिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए पैसे दे दिए ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 साल के लिए तो चलेगी नहीं, कितने साल चलेगी, 8 साल 10 साल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब इसी साल, मतलब छोटे छोटे खर्चों के लिए मैंने जो पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, मैंने किसी लेबर से काम करवाया, रेगुलर नेचर का जो होता है वो हमारा रिवेन्यू, मतलब रेगुलर नेचर पे मैं खर्चे कर रहा हूं, मैंने मान लो ये सेटअप लिया, ठीक है, अब इसको रेंट पे लिया तो मैं रेगुलर रेंट भरूंगा ना हर महीने, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मैंने ये बोर्ड लिया और ये बोर्ड मैंने एक ही बार लिया, मैं रोज नहीं लेता हूं, इस पे जो मैंने पैसे खर्च किए उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसी में तीसरी चीज आती है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है कैसे होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, कैसे, एडवर्टीजमेंट वाले, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं तो नेचर में मैंने अपने बिजनेस के लिए काम किया है, लेकिन उसका फायदा मुझे 4 5 6 सालों तक मिलता रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मशीनरी परचेस कर ली, गुड्स परचेस कर लिया, सैलरी दे दी, रेंट का पेमेंट कर दिया, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडिचर। और इन्हीं का क्लासिफिकेशन हमारा क्या कहलाता है, अब ये 3 क्लासिफिकेशन होते हैं इसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इसको बोल दो जो रेगुलर हम खर्चा कर रहे हैं,
जो इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर मतलब हम डेली बेसिस पे नहीं कर रहे, ठीक है। और ये ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट, ठीक है, 1 और मोर ईयर मिलता है, 1 साल से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया, परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये बताओ, ये बिल्डिंग जो मैंने खरीदी ये लंबे समय के लिए, क्या ये रोज बिल्डिंग खरीदूंगा क्या? नहीं, रोज तो बिल्डिंग खरीदूंगा नहीं। क्या रोज मशीन खरीदूंगा? नहीं। क्या इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन पे जो, इसका मतलब कि जो खर्चे मैं मशीन पे करूं या मशीन को इंस्टॉल, मतलब उस एसेट को रेडी करवाने में करूं ताकि मैं रेडी टू यूज, ताकि मैं उसे यूज कर सकूं, वो सारे खर्चे कैपिटल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूं, एक मशीन मैंने ली, ठीक है, एक मैंने एसी ली, अब एसी इंस्टॉल कराने आया तो इंस्टॉल का, अब क्या बिना एसी इंस्टॉल कराए उसकी हवा ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो इंस्टॉल कराने का भी जो पैसा होगा ना वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो नहीं, क्योंकि एसी का इंस्टॉलेशन एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा, तो इसलिए उस पर भी खर्चे किए, ठीक। कभी कभी क्या होता है, मेरी मशीन खराब हो जाती है, ठीक, या कोई मुझे बता देता है कि एक काम करो इसमें ये वाला पार्ट लगवा दो तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब ये और अच्छा काम करना स्टार्ट कर देगी। कभी अगर ऐसे खर्चे भी करवाए ना, देखो अगर मैंने केवल ये खर्चे करिए कि मैं मशीन लेके आया और मैंने उस मशीन को, घर में सबके कूलर रहता है, एक एग्जॉस्ट वाला कूलर आता है, ठीक है, जो बढ़िया ठंडी हवा देता है। होता क्या है कि उसमें फैन लगा होता है अंदर, ठीक है। अब वो फैन पहले मान लो कि नॉर्मल फैन लगा हुआ था, ठीक, अगर मैंने, वो खराब हो गया और मैंने उसको निकाल के वही नॉर्मल फैन लगा दिया तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, मतलब मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उससे ज्यादा बेनिफिट मिले, पहले से ज्यादा बेनिफिट मिले, वो हमारे लिए कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर किसी ने मुझे बता दिया कि ये नॉर्मल फैन ना लगा कि इसमें एग्जॉस्ट फैन लगवा दो, हवा तेज देगा, बहुत ठंडी हवा देगा, इससे क्या हुआ, पहले की अपेक्षा में वो कूलर और तगड़ी हवा देने लगा और अच्छा काम करने लगा, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वही होता है मेजर इंप्रूवमेंट इंक्रीज इन एसेट कैपेसिटी, एसेट की जो कैपेसिटी थी ना उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है मुझे उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड डे टू डे रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस, और यही वर्ड हमारे लिए एक्सपेंस भी कहलाता है। यही सिचुएशन क्या कहलाती है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस, मतलब बिजनेस के डे टू डे खर्चे। बिजनेस में एक साल में जो इनकम हम जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए जितना भी खर्चा किया, जितनी भी आपने सर्विस ली, जितनी भी चीज़ों को आपने यूज़ किया उसके बदले में पैसे भरे, जितना भी आपने गुड्स खरीदा, वो सब कौन से कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसी टर्म को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे सैलरी पेड की, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी भरा, रूटीन रिपेयर और एडवर्टीजमेंट करा, वो सब तो नॉर्मली चार्ज टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में चार्ज किया जाता है। ये सब चीजें फिर बाद में भी देखेंगे, अभी बहुत सारे अकाउंट आएगा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है तो वो रेवेन्यू नेचर। एडवर्टीजमेंट क्यों होता है बताओ, एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं हम, क्यों हमने इसको कैपिटल में नहीं, जब इसका बेनिफिट 1 से ज्यादा साल तक मिल रहा है तो क्यों हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बोल दिया। मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं बोला, उसका रीजन है, पता है क्या रीजन है उसका, उसका ये रीजन है कि ये जो है ये बिल्डिंग खरीदने का नहीं है, इसका ये गुड्स के लिए किया गया है। देखो रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, ये एडवर्टीजमेंट इसलिए किया गया है ताकि मैं गुड्स को और ज्यादा बेच पाऊं, ठीक है, इसलिए, लेकिन इसका जो फायदा मिलेगा वो मुझे लगभग लंबे समय तक मिलेगा, इसलिए इसको बोल दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि मैंने किया तो गुड्स के लिए है, मैंने बिल्डिंग के लिए नहीं किया, मैंने मशीन के लिए खर्चा नहीं किया मैंने किसके लिए, गुड्स के लिए, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, लेकिन उसका फायदा मुझे 2-3 साल तक मिलेगा, 4 साल तक, इसलिए उसको क्या बोल दिया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या क्या है, हैवी एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट करते हैं, लार्ज प्रमोशन कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर प्रमोशन कर रहे हैं, गुड्स के लिए कर रहे हैं, एक्सेप्शनल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद मल्टी ईयर एक्सपेक्टेड बेनिफिट, मतलब बहुत साल के लिए बेनिफिट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, 2 लाख एडवर्टाइजिंग स्प्रेड ओवर 4 ईयर, 2 लाख का खर्चा किया, 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मैंने बता दिया, आप जो गुड्स बेचना चाह रहे हो उसके लिए इस साल आपने एक ही साल के अंदर जो भी सर्विस ली, जो भी चीजें यूज की है, उस चीज का जितना भी पैसा आप भरोगे सब। द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस और सर्विसेज कंज्यूम इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, गुड्स को बेच के। रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, गुड्स को बेच करके। इसके लिए कह रहा है, इसके लिए जो भी सर्विस आपने ली है या जो भी रिसोर्सेज आपने यूज किए उसका पैसा भरा है आपने, वो सब क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। अब कहते हैं सर उसके लिए तो मशीन भी तो उसी के लिए ली है, क्या पूरी मशीन यूज कर लिए क्या उस गुड्स के लिए इस साल,
नहीं, तो इसलिए मशीन नहीं माना जाएगा। उसका यूज़ करने के लिए हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, वो खर्चा माना जाएगा, वो इसमें वो एक्सपेंस माना जाएगा। अब मान लो मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी और मैंने केवल 1 ही लाख का यूज़ किया, तो 1 लाख डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस कहलाएगा, बाकी 9 लाख रुपए जो बचे हुए हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, एसेट कहलाएंगे अभी तक, जब तक उसका यूज़ नहीं हो जाता। इनकम में क्या है फिर, द सरप्लस अराइजिंग आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू। मैंने जितना कमाया, मान लो मैंने 10 लाख कमाया और 10 लाख में से मैंने 4 लाख रुपए खर्च किए थे उस 10 लाख को पाने के लिए, तो कितना, ये हमारी इनकम है 6 लाख। ठीक है, और इसी टर्म में जो हमारी, जैसे रेवेन्यू 10 लाख था, एक्सपेंस 8 लाख, तो इनकम कितने की बन गई, 2 लाख की। कमीशन इनकम होती है, हमें कमीशन कहीं से मिल रहा है वो हमारी, इंटरेस्ट हमें कहीं से मिल रहा है रेगुलर बेसिस पे वो हमारी इनकम है। सर्विस इनकम है आफ्टर रिलेटेड एक्सपेंसेस, मतलब जो भी एक्सपेंसेस को हटा करके जो भी पैसा हमारे पास बच रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम। इसलिए इनकम को बोला जाता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्लियर है? आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से अभी तक समझ में आया होगा। हम बहुत जल्द आते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 लेके, उसको देखना मत भूलना। इसी तरीके से बढ़िया देसी स्टाइल में आपको समझाते रहेंगे, और हर एक चीज, ये कॉन्सेप्ट जो ये आपका नोट्स है ना, इसको आप लोग रखे रहना। इसको हो सकता है तो आप लोग क्लिक करके अपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, ये आपके लिए बहुत काम आएगा एग्जाम में भी, और आपको थोड़ा सा मेमोरेबल टाइप में है, याद करने में आपको इजी होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोस में।